हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल निबेड नाउ में स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है और ये क्लासेस और ये सिलेबस जो मैं कवर कर रहा हूं, ये स्पेशली सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम तुम्हारे 10th क्लास के जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम टॉपिक करेंगे एल्जेब्राइक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पंजाबी में देखो तो ये सामने लिखा हुआ है, दो चलों वाली रेखी समीकरणों नूं हल करन दी बीज गणिती विधियां। दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के बीज गणितीय विधियां। तो इसका मतलब क्या है? ये बीज गणितिक विधियां या अलजेब्राइक मेथड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मान लो हमको दो इक्वेशंस दी हैं, 2x + 3y = 7, 5x - y = 6। तो इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इनका ग्राफ बनाएं। ग्राफ बना के ये सॉल्व होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ बना के सॉल्व करो या सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पहले हम ये भी एक बार देख लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x और y के वो मूल्य, वो वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस के लिए ठीक बने। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि मान लो हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। तुमने आम तौर पे देखा होगा, तुम्हारे मम्मी पापा साथ में होते हैं तो वो बार्गेनिंग करते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन तुम्हारे मम्मी पापा की है और ये दुकानदार की है। ये कहते हैं कि नहीं, हमें चीज़ 50 रुपये में चाहिए। दुकानदार कहता है नहीं, मैं ये चीज़ 70 रुपये में दूंगा। अभी ये दोनों मान नहीं रहे, यानी कि जो 70 है वैल्यू, वो इनका सोल्यूशन नहीं बना। फिर वो और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो दुकानदार कहता है चलो 70 नहीं तो 60 रुपये में आप ले लो। तो जो मम्मी पापा हैं तुम्हारे, वो भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, 60 रुपये ठीक है। तो 60 वैल्यू जो है वो दोनों इक्वेशंस का हल हो गया, यानी कि एक प्रॉब्लम थी उसको हमने हल कर दिया। तो कॉमन वैल्यू जिस पे दोनों जो हैं वो मान गए, ऐसी वैल्यूज़ को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये दो इक्वेशन हैं, x की वो वैल्यूज़ जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे, यहाँ भी पुट हो सके और यहाँ भी पुट हो सके। अच्छा, ग्राफ में हमने कैसे देखा था कि ये दो लाइनें हैं, तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, तो ये इसका सोल्यूशन पॉइंट हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, जब इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक हम x और y की जगह यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी 7, यानी कि इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। और इधर भी अगर वही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो भी यहाँ 6 आ जाएगा, यानी दोनों की दोनों इक्वेशनें करेक्ट और सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो दोनों हल हो गए। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम ग्राफ ही बनाएं, क्या पता हमारे पास स्केल ना हो, ग्राफ पेपर ना हो, तो और कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम हल निकाल लें। आज हम वो हल निकालने के तरीके सीखेंगे। तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कितने टाइप के हल, हम कितने टाइप से हल निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड होता है, पहला मेथड जो मैं करवाऊंगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब पंजाबी में अगर हम लिखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि, और हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, और दूसरा, मैं नाम तीनों के पहले बता देता हूँ। तीन हमारे पास विधियाँ हैं,
हम पहले तीनों के नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो देख लेते हैं, फिर ये पहला जो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम करेंगे। तो उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि पंजाबी में अगर मैं लिखूं तो विलेपन विधि, या हिंदी में लिखूं तो नहीं, विलोपन है, विलोपन विधि, हिंदी में भी यही है, विलोपन विधि। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ और ये जानने ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि क्वेश्चन कई बार इस तरह भी आ जाता है कि इस मेथड से हल करो या इस मेथड से हल करो, तो ये आना चाहिए तुमको। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसको पंजाबी में कहते हैं तिरछी गुणा विधि, और हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। तो ये तीन विधियां हैं हमारे पास, मेथड्स हैं, जिनसे हम बगैर ग्राफ बनाए भी ऐसी दो इक्वेशनों को हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज ये मेथड उठाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। और तुम्हारी जो बुक की एक्सरसाइज 3.3 है, उस एक्सरसाइज के ये मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। बेसिकली 3.3 के जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा डिफरेंट करके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। तुम 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, बिल्कुल उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमें क्वेश्चन ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम दो इक्वेशनों को हल करें। तो 2x + y = 3, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और x + 2y = 3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इस विधि में करते क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। मैं ऐसा करूँगा, x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैं फाइंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1, या पंजाबी में लिख सकते हो एक तो, या हिंदी में लिख सकते हो एक से। तीनों में से कोई भी चीज़, इंग्लिश वाले ये लिख सकते हैं, पंजाबी वाले ये, हिंदी वाले ये। हमें क्या मिला, हम ऐसा करते हैं, हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ। अब मैंने क्या किया, 2x को उस तरफ ले गया, y अकेला कर दिया, 3 - 2x। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको क्या किया मैंने। 2x को मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले गया क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए थी। हमें जिस भी चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला कर देते हैं। तो मैंने y को अकेला कर दिया, मतलब y की वैल्यू आ गई। ये कौन सी इक्वेशन से हमने ली थी, 1 से। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। पुट दिस इन 2, या पंजाबी में क्या लिख सकते हैं, इसनू 2 विच लिखो, और हिंदी में लिख सकते हैं इसको 2 में लिखो। इक्वेशन नंबर 2 में लिख देते हैं हम। y की जगह अब हम ये लिखेंगे क्योंकि y की जगह ये लिखा जा सकता है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो क्या था, x + 2y है ना, तो x + 2y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 - 2x = 3। देखो मैंने क्या किया, y की जगह 3 - 2x लिखा, और ब्रैकेट क्यों लगाने पड़े मुझे, क्योंकि 2 टर्म्स हैं। जब भी 2 टर्म्स होती हैं तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट खोल लूँगा, x प्लस 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 3। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 6 को उस तरफ भेज देते हैं और x माइनस 4x यहाँ रह जाएगा, तो इस तरफ रह गया x माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस 6। तो x माइनस 4x कितना हुआ बताओ, माइनस 3x, और यहाँ पे आ गया माइनस 3। ठीक है भाई, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x इक्वल टू 3/3, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में पहुंच गया, तो ये कैंसिल होके 1 बन गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते होते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे मैंने y चुना, उसकी वैल्यू पहली इक्वेशन से फाइंड कर ली और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है, यानी y की वैल्यू निकाली थी ना, तो x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आ गई 1। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 चाहे 2, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 में पुट कर देता हूँ, पुट दिस इन 1, या इसको हम क्या लिखेंगे पंजाबी में, इसनू इक विच लिखो। तो x की जगह 1 पुट करूंगा, देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे x की जगह 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 2 रह जाएगा, 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y कितना हो गया, 2 उस तरफ चला गया, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, या पंजाबी में लिखोगे देयरफॉर हल है x बराबर 1 y बराबर 1, या पंजाबी में लिखेंगे देयरफॉर हल है x बराबर 1 और y बराबर 1। साथ में ही तुम ये भी लिख सकते हो, और जहाँ 1,1, हमने तो पॉइंट्स लिखने ना, जो ग्राफ के ऊपर हमने ढूंढने था, तो ग्राफ के ऊपर 1,1 x, y पॉइंट होता है ग्राफ पे, तो 1,1। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इस टाइप के। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इक्वेशन दी हुई है s माइनस टी बराबर 4, इक्वेशन 1, फिर s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 4 बराबर 12, इक्वेशन नंबर 2। ये दी हुई है इक्वेशन 2, s और t। देखो घबराओ मत, s और t देख के, x और y की जगह s और t लिख दिए, इसकी जगह p और q भी लिखे जा सकते हैं, m और n भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। इसलिए तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ x y लिखने थे वहाँ s t लिख दोगे तुम, जहाँ x y लिखने थे वहाँ p q लिखे जा सकते हैं, m n लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। फ्रॉम 1 इक, तो यहाँ से मैंने क्या किया, s की वैल्यू निकाल लूँगा अब मैं। s माइनस टी बराबर 4 है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से s की वैल्यू आ गई 4 प्लस टी, ये t इस तरफ चला गया, प्लस हो गया 4 प्लस टी। अब 4 प्लस टी मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट दिस इन 1, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था पंजाबी में, इसनू 2, इसनू 2 विच लिखो, इसको 2 में लिखें। तो s की जगह 4 प्लस टी लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो 4 प्लस टी बटे 3 प्लस टी अपॉन 4 इज इक्वल टू 12। मैंने क्या किया,
मैंने s की वैल्यू 4 + t इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, यहाँ लिख दी, s की जगह 4 + t लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम ले लूँगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है बताओ भाई, 3 को 4 से गुणा कर दो, 12। तो 12 तो इसका हो गया एलसीएम, यानी कि 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + t से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3t = 12। अब मैं क्या करूँगा, इस 12 को इधर मल्टीप्लाई के लिए भेज दूंगा और ये ब्रैकेट खोल लूँगा। तो 4 × 4 16 प्लस 4t प्लस 3t = 12 × 12। तो बच्चों फिर बताओ ज़रा, 12 × 12 कितना होता है, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, याद होना चाहिए तुमको, 144। हाँ, तो 144 तो ये होता है। तो ये 16 अब इधर चला जाएगा माइनस होने, 3t + 4t जुड़ के बन जाएगा 7t = 144 - 16। तो 7t किसके बराबर आ गया, देखो 16 माइनस करो इसमें से, अगर तो देखो 14 माइनस करोगे तो 130 आ जाएगा, 2 और माइनस करो तो 128। तो t आ गया 128/7, ये 7 इधर डिवाइड में आ गया। तो हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली। t की वैल्यू आ गई तो इसको किस में पुट करना है, मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहे इसको 2 में पुट करो, चाहे 1 में पुट करो। हाँ, हम इतना तो देख ही रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना आसान है, तो हम t को 1 में पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पुट किया तो /4 भी आ जाएगा और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट दिस इन 1, इसनू इक विच लिखो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, s - t, यानी कि s - 128/7। देखो s - t को मैंने लिखा s - 128/7, ये t की वैल्यू है ना 128/7, बराबर 4, मैं लिखूंगा बराबर 4। देखो अब यहाँ पे 7 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, या फिर एलसीएम नहीं भी है तो इसको उस तरफ लिख दो, s = 4 + 128/7। अब 4/1 है और 128/7 है, तो क्या होगा, 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई, 1 इधर मल्टीप्लाई, यानी 4 × 7 28 प्लस 128/7, यानी कि 156/7। तो हमारे पास हल क्या आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, x लिख दिया गलती से मैंने, s = 156/7, t = 128/7। और मैं पॉइंट की फॉर्म में भी लिखूंगा इसको, 156/7, 128/7 ब्रैकेट। तो ये पॉइंट हमारा इन दो इक्वेशनों का हल आ गया। अब हल का मतलब होता क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं हम पिछली इक्वेशन से समझेंगे इसको। देखो मैंने पहले जो सॉल्व करके बताया था, देखो मैं ये कह रहा था कि हल x और y की वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि अगर हम दोनों इक्वेशनों में पुट कर दें, चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, ये इक्वेशनें सही साबित होती हैं। अब यहाँ पे क्या आया था, x और y 1 के बराबर आया था ना, x और y दोनों बराबर 1 के आए थे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा x और y की जगह, 2 + 1 3 बन जाएगा। ये देखो 3 = 3, यानी कि ये इक्वेशन ठीक हो गई। अब यहाँ पे भी मैं x और y को 1 पुट करूँगा तो 1 + 2, ये 3 3 = 3, ये भी ठीक हो गई। तो अब तुम समझे कि ये जो इक्वेशन का हल होता है वो होता क्या है, सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन x और y की वो वैल्यूज़ होती हैं जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे पहली इक्वेशन में पुट करें चाहे दूसरी इक्वेशन में पुट करें, दोनों में ही करेक्ट आंसर वो इक्वेशनें देने लग जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, s और t की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली दो वैल्यूज़,
तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों ही सही साबित हो जाएंगी। चलो अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो किस टाइप का है। ये बच्चों क्वेश्चन उस टाइप के हैं, एग्जैक्टली रकमें वो नहीं उठाई मैंने, थोड़ी सी रकमें चेंज करके उठाई हैं ताकि तुम अपनी किताब के क्वेश्चन हल करके उनसे सीख सको। तो तुम्हारी किताब में इस तरह का क्वेश्चन है, तीसरा जो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.4 कॉमा 0.3 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 1.5 ये है। अब तुम कहोगे ये क्या मुसीबत पड़ गई भाई, ये डेसिमल और ये पॉइंट कहाँ से आ गए। कोई बात नहीं, इनको हल कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं हम, 2/10 x प्लस 3/10 y, और इसको भी 14/10, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3/10, ओ सॉरी यहाँ x था, x प्लस 4/10 y बराबर 15/10। देखो इन रकमों को ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एलसीएम 10 आ गया तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 3y/10 बराबर 14/10 कॉमा यहाँ आ गया 3x प्लस 4y/10 बराबर 15/10। अब ये दोनों तरफ से कट गए, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 14 इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15 इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों, तुम इस इक्वेशन को ये और इस इक्वेशन को ये सीधा भी लिख सकते हो, ये स्टेप्स बीच में मिस भी कर सकते हो अगर तुम्हें ये चीज़ें दिमाग में फिट हैं। लेकिन अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है डेसिमल लगा के, डेसिमल के नीचे डेसिमल कहाँ जाएगा, कितनी उधर जाएगा, कितनी प्लेसेस छोड़ेगा, तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये सॉल्व करके दिखाया है। तुम यहाँ से ये वाली इक्वेशन और यहाँ से ये वाली इक्वेशन सीधे तौर पे भी लिख सकते हो। कैसे, देखो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, तीनों में ही ऐसा हुआ कि एक पॉइंट दूसरी तरफ चला गया और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो तुम डायरेक्टली लिख के और इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना सकते हो। तो अब हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल वही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि, उसमें हम क्या करते होते हैं, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एक तो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, यहाँ हम ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू 14 माइनस 3y, हम उस तरफ ले गए y को, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको यहाँ अकेला करना होता है। अभी भी ये अकेला नहीं है, 2 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम 2 को भी हटा देंगे यहाँ से। x बराबर 14 माइनस 3y बटे 2 ऐसे आ गया, ये देखो, ठीक है भाई। तो x की ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। देखो पहले देख लो, x इक्वल टू 14 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम पहले ये इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 4y। अब हम लिखेंगे पुट दिस इन 2। इसनू 2 विच लिखो। तो 2 इक्वेशन क्या थी, पहले वही लिख लेते हैं। 2 इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या निकाली थी, एक बार फिर देख लो। देखो 14 माइनस 3y बटे 2। तो x की जगह मैं लिखूंगा 14 माइनस 3y बटे 2। देखो x की जगह ये लिख लिया 3x प्लस 4y बराबर 15। समझ में आ रहा है बच्चों, x की जगह मैंने ये लिख दिया 3x यानी 3x, x की वैल्यू ये, प्लस 4y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया इस साइड का, तो 14 माइनस 3y प्लस 8y होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये 4/1 था,
तो 1 इधर मल्टीप्लाई होना था, इसको ऐसे ही रखा मैंने अभी, और 2 इधर मल्टीप्लाई होना था। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं 2 को इस तरफ ले जाऊँगा और ये ब्रैकेट खोल लूँगा। तो 14 तिया कितना होता है बेटा, सोचो, 42 माइनस 9y प्लस 8y इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये 2 इस तरफ चला गया ना, मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 हो गया। अब ये 42 भी उधर जाएगा, तो 9y माइनस का और 8y प्लस का, यानी कि माइनस का y बचा, और 30 माइनस 42, ये 42 उधर चला गया, माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस y बराबर माइनस 12। देखो 30 माइनस 42 माइनस 12 आएगा, और माइनस कट गए तो y की वैल्यू आ गई 12। तो y की वैल्यू 12 अब हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। देखो हमारे सामने लिखी हुई है, चाहे 1 में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक मैं 1 में पुट कर रहा था, इसको चाहे 1 में चाहे 2 में, किसी में भी पुट कर दो, x की वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए। पुट दिस इन 2, तो 3x प्लस 4 गुणा 12 बराबर 15। तो 3x प्लस 48 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 माइनस 48, मैं 48 को दूसरी तरफ ले गया, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 48 में से 15 माइनस किया कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ, 33। देखो 48 और 15 माइनस किया, ये भी 3 और इसमें से भी 3, तो माइनस का 33, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस 33/3, क्योंकि 3 जो था डिवाइड में आ गया। अब ये 11 से हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 11। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू माइनस 11, y इक्वल टू 12, और माइनस 11,12 ये पॉइंट ग्राफ वाला। तो इस तरह हमने हल कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, √5x प्लस √2y बराबर 0, इक्वेशन 1। √7x माइनस √5y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम कह रहे होगे ओहो, अभी ये सॉल्व करने की मुसीबत कम थी, जो अब ये अंडर रूट भी आ गए। कोई बात नहीं, अरे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, फिर चाहे जौन सा मर्जी नंबर आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सीधी बात है, हम फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1 एक की वैल्यू निकाल लेंगे किसी की भी, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को अकेला करना है तो सबसे पहले तो इसी को दूसरी तरफ भेज दिया, फिर x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √2/√5 इंटू वाई। बेटा मैथ में अगर अच्छे नंबर लेने हैं ना, तो एक तो कैलकुलेशन से कभी मत घबराना, दूसरा 1 से 25 तक के वर्ग यानी कि स्क्वायर याद कर लेना, 1 से 25 तक के वर्ग याद कर लेना यानी कि स्क्वायर याद कर लेना, 1 से 10 तक के घन याद कर लेना यानी कि क्यूब याद कर लेना, और 1 से 20 तक के पहाड़े याद कर लेना यानी कि टेबल याद कर लेना। ये तैयारी तुम अपने आप अब घर में बैठ के कर सकते हो, और कैलकुलेशन से कभी मत घबराओ, तो कभी भी तुम्हें मैथ में कम नंबर आएंगे ही नहीं। मैथ से डरना छोड़ दो बस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ से डरते हैं, डरने वाली चीज़ है ही नहीं। एक बार क्वेश्चन हल करना आ गया तो वो भूलेगा थोड़े ना, बस रोज़ एक आधा क्वेश्चन हल करते रहो। तो हम चलो ये सॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्व करते हैं। अब ये मैं 2 में पुट करूँगा, पुट दिस इन 2। तो √7 है ना, देखो x की जगह x के साथ वो लिखा मैंने, और x की ये वैल्यू लिखी माइनस √2/5 इंटू वाई माइनस √5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया, माइनस
√7 √2 अपॉन √5y माइनस √5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब मैं y को कॉमन ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, y को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा माइनस √7 √2। हाँ ठीक है, मैं इसको √14 भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है कुछ भी ऐसा करने की जब आंसर इससे ज़्यादा आसानी से आ रहा है। अब देखो, तुम्हारे सामने अगर ऐसा होता 3y इक्वल टू 0, तो तुम क्या करते, इस 3 को डिवाइड कर देते, उधर ले जाते, तो y 0 आ गया। अब ये 3 एक कांस्टेंट है, इसी तरह ये ब्रैकेट भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही है, चाहे इस तरह लिखा हुआ है, सॉल्व करके कोई नंबर तो आएगा, तो वो सारा का सारा ब्रैकेट 0 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y इक्वल टू 0। देखो हो गया आसान। तो अब y की वैल्यू जो 0 है ये मैं किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो y की वैल्यू 0 है, ये मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट दिस इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखो एक बार, √5 प्लस √2y, ये देखो इज इक्वल टू 0। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ √5x प्लस √2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया सारा, तो √5x इक्वल टू 0 हो गया, तो ये x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, √5 उधर चला गया, x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सोल्यूशन इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और या फिर 0,0। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई सॉल्व। तो बच्चों, तुम्हारे जो एक्सरसाइज 3.3 है एनसीईआरटी या पंजाब बोर्ड की जो सरकारी किताब है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुमको, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आज तुमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। और अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी या पंजाब बोर्ड की किताब नहीं है, फ़िलहाल नहीं खरीद सकते, तो तुम एनसीईआरटी की ऐप जो है वो डाउनलोड करो। उसमें फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो उसमें से तुम 10वीं क्लास की अपनी मैथ की किताब डाउनलोड करके ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो हम इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तब तक वैभव की तरफ से बाय।